साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है फिर से राजपथ पर। पश्चिम यूपी का दौरा चल रहा है और पश्चिम यूपी में तमाम लोगों से तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करें। इस वक्त मेरी मौजूदगी गंभीर लोगों से हो रही है। ये गंभीर क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो के अंत में आपको समझ में भी आएगा। जो वीडियोस अब आप देख रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म पर, वो वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी, आपने तमाम वीडियो सुने होंगे और अभी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इसके बाद सुनेंगे जो आपके सामने अगला आएगा। इस वक्त दो बातें बड़ी चर्चे में हैं, 27 का चुनाव और जेनजी की लड़ाई। और इस जेनजी की बात जितना विपक्ष में तमाम पार्टियों ने नहीं किया, और उसकी चर्चा बसपा सुप्रीमो लगातार अपने एक्स के पोस्ट पर करती नजर आ रही है। और एक्स के पोस्ट पर लगातार जेनजी, जेन अल्फा तमाम बिंदुओं को चिढ़ती नजर आ रही। मगर जेनजी का मुद्दा क्या है, और आकाश आनंद की आपने अगर उस भाषण को सुना हो जिसमें उन्होंने असल में जेनजी की लड़ाई क्या है और ये बहुजन समाज के लिए क्या है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और शख्सियत है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। पहले तो आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम मेहरचंद है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं और बहुजन समाज पार्टी के लिए बामसेव के थ्रू अपने सीनियर साथियों के साथ में मैं काम करता हूं, छोटा सा कार्य करता हूं। तो ये जो बामसेव का कार्य है आप करते नज़र आ रहे हैं जी, ऑफिशियली पार्टी से कि मतलब कि समाज को जागरूकता करने के लिए कर रहे हैं? पहले देखिए, हमारा जो मैं समझता हूँ, पर्सनली समझता हूँ कि जो हमारा जो विचारधारा है, भगवान बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास और अपने सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब तक जो विचारधारा है, बहुजन विचारधारा, उसको हम अपने जो नई पीढ़ी है उसको देने का काम करते हैं। उनको जागरूक करते हैं कि किस तरह से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का जो परिणाम है, जो आज हम उसको ले रहे हैं और जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, इस स्थिति में हैं, तो वो हम अपने महापुरुषों के संघर्ष की वजह से हैं। तो उस विचारधारा को हम अपने यंग स्तर में बताते हैं, लोगों को गांव-गांव जाकर बताने का कार्य करते हैं। मतलब मैं इस बात को इस तरह से भी समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत फास्ट चलने लगा है कि जो मिशन मूवमेंट को मान्यवर साहब या महापुरुषों ने जो लोगों के बीच में रिप्रेजेंट किया अपने समय पर, आपकी कोशिश है कि वो पे बैक टू सोसाइटी आगे वो विचारधारा चले तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, कि आगे की जनरेशन जाने। बिल्कुल आपने सही बात कही कि आज हम जो यहाँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, बहुत सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं। वो सारे अधिकारी हमारे का ये है कि हम गांव से निकल के आए हैं, सब पढ़े लिखे, रिजर्वेशन की वजह से आज हम लोगों के पास में संपत्ति है, एजुकेशन है, नौकरियां हैं। तो ये सब जो है उसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं हम अपने गांव में जो जिनको छोड़ के आए हैं उनकी भी कोई ना कोई वजह है। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, जिसे हम मिशन पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। तो हम अपने जो हम सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं वो हमें एटलीस्ट एजुकेशन में तो हमें करना ही चाहिए। उन लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, उनकी शिक्षा की बात करनी चाहिए। तो इस मिशन के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं। ये कह सकते हैं पढ़े लिखे इंसान को नहीं बनाना है शिक्षित, जी, कि वो अपनी चीज़ों को पहचान सके। असल में मैंने एक इंटरव्यू किया, वो सुनेंगे, बड़ा दिलचस्प होगा और पूरा सुनिएगा। भ्रम की जो बात हुई है वो जानना ज़रूरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको ज़रूर सुनिएगा। जेनजी की आज की दौर चल रहा है, जेनजी की बात चल रही है और आपका लगातार युवाओं से मुलाकात, युवाओं का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि आपके पड़ोस में ही दिल्ली के जंतर मंतर पे चला और उसके बाद सोशल मीडिया पे जारी है लगातार जेनजी। और इस वक्त बसपा सुप्रीमो भी लगातार जेनजी, जेन अल्फा एक अलग अंदाज में दिख रही है। नहीं, देखिए, ये जो जेनजी एक जो आया है, ये नई टर्मिनोलॉजी है। तो जब जेनजी थी तो हमारी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय के ये जन्मे हुए बच्चे हैं। तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी, काशीराम साहब का, इन सब का संघर्ष नहीं देखा है।
इनका शासन नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन जी ने 2007 से 12 तक शासन किया है, उस शासन की झलक इन्होंने नहीं देखी है। यानी इसको कह सकते हैं देखा नहीं, मतलब उनको जानकारी नहीं है कि ये जो मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी जैन जी हमारे जा रहे हैं, स्कूलों का भ्रमण कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और वो होना भी चाहिए। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ। आप यहाँ की जो स्कूलों की, कॉलेजों की जो व्यवस्था है, बहन जी ने यहाँ चार इंटर कॉलेज बनाए हैं और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो मुझे नहीं लगता कहीं इंडिया में दूसरी जगह कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ऐसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बनाई है। तो एक बार मैं कहूँगा वो जैन जी हैं जो, वो एक बार आके ये हमारे कॉलेज भी देख लें और उनका डिफरेंस, या आप एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं समाज के अंदर या किसी पार्टी के साथ में, तो हमारे कॉलेज देख लें, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले हॉस्टल देखें, वहाँ यूनिवर्सिटी देखें, हॉस्पिटल्स देखें। आपको दिखाना है तो आप बुद्धा सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट देखें, ये बहन जी के किए हुए कार्य हैं। ये यमुना एक्सप्रेस वे देखें, हर एक जगह इतने जिले बनाए बहन जी ने, इतना विकास किया, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जो देखना है तो बहन जी के शासनकाल के देखे। मैं जैन जी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार, मान साहब काशीराम साहब हॉस्पिटल है यहाँ कासरा में बना है गौतम बुद्ध नगर, उसे देखें और आप ये कॉलेज देखें, रोड देखें और कितने तरह के अलग अलग तरह के पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए हैं बहन जी ने। पार्क नहीं, हमारे बहुजनों का इतिहास देखें जो हम लोग बहन जी ने जो एक एग्जाम्पल सेट, सामाजिक परिवर्तन का वो इतिहास, SC, ST, OBC सभी दलित शोषित को एक साथ ला दिया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इनका जो इतिहास है जो बहन जी ने ग्राउंड पे लाए हैं, बाबा कांसीराम साहब ने उसको निकाला, ढूंढा, उनको एक बुक में प्रिंट किया, लेकिन बहन जी ने वही इतिहास अपनी 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन पे उतारा है। तो मेरी सभी बहुजन साथियों से भी मेरा भी रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार कम से कम ये परिवर्तन स्थल अवश्य देखें, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखें और हमारा दलित प्रेरणा स्थल है यहाँ नोएडा में, उसे देखें तो आपका पता चल जाएगा कि हम बहन जी किस सोच से कार्य करती हैं। मतलब आप समझिए इस बात को, मैं और अच्छे से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। भागीदारी भवन देखिए, जिस समाज की सुनवाई नहीं हो रही थी, कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए महिलाओं के लिए अलग 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करिए, बढ़िया ट्यूटर्स आपको अरेंज किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बॉयज़ के लिए अम्बेडकर पार्क के पीछे बना है। आप हजरतगंज पहुंचे, हजरतगंज में आप हॉस्टल देखिए, वहाँ आराम से वो बेड देखिए जहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिटोरियम बना है कि वहाँ पे मंथन चले सामाजिक परिवर्तन का। सेकंड फ्लोर पर जिम बना है कि बच्चे की फिजिक्स अच्छी हो। थर्ड फ्लोर पे लाइब्रेरी बनी है कि और विचारों को समझे, और उसके साथ आपको वहाँ कमरे मिल रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ मास्टर्स करने आ रहे हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, और वो भी हजरतगंज में, समझिए। और उस छत से अगर आप नक्काशी देखना चाहेंगे तो हमने जो देखा है, क्योंकि एक पत्रकार जब जाता है तो चीज़ों को खोजता है, तो उस छत से आपको विधानसभा दिखाई देती है और विधानसभा से आपकी सोच बढ़े। तो ऐसे एक आइडियोलॉजी को जो रिप्रेजेंट किया है वो बता रहे हैं। सर, सवाल ये उठता है, जेनजी की बात अब लगातार उठ रही है, बात को तमाम लोग उस वक्त उठाए, प्रदर्शन में कई लोग शामिल हुए। क्या कहीं ना कहीं जेनजी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कि जेनजी को ताकत दी जा रही है, कि डाइवर्जन किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जैन जी का ये जो प्रदर्शन है, इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा विचारणीय है। क्योंकि एक तो नीट के एग्जाम का जब ये खुलासा हुआ कि वो जो सही नहीं हो पा रहा है, तो हमारे जो जज साहब हैं, उन्होंने इनको कॉकरोच कह दिया। यानी कॉकरोच का मतलब क्या होता है? कॉकरोच का मतलब जो गंदगी में पैदा होता है, सीवर में पैदा होता है वो। तो ये पूरे यूथ के लिए, जो भारत का यूथ है, जो मोर देन 50% आज की डेट में भारत में यूथ है, इसे हम जैन जी कह रहे हैं, उन सबको आप कॉकरोच कैसे कह सकते हो? तो वो कॉकरोच आपने उनको कह दिया, तो वो एक दिन तो सड़क पर आएंगे और वो आपसे प्रश्न भी करेंगे। अब जब वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। तो आप पूरे भारत के पूरे यूथ को आप कॉकरोच या कोई ऐसी गंदी बात नहीं कह सकते हैं। और वो कब तक सहेगा इस तरह की बात है, इस तरह की भाषा है? क्योंकि किसी छोटे मोटे आदमी ने तो ये बात कही नहीं है।
ये तो हमारे सीजीआई ने कही है। जब सीजीआई जैसे जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो हमारे यूथ को कॉकरोच कहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई अच्छी भाषा नहीं है। अच्छा, और ये जो जैन जी जो अब कर रहे हैं वो एजुकेशन पर कार्य कर रहे हैं, मेरी बिल्कुल बहुत अच्छी उनके लिए सहमति है कि एजुकेशन पर काम करना बहुत ज़रूरी इस देश के अंदर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा तो आपसे प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न पूछेगा तो फिर आपको कार्य करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो वही दहाड़ेगा। एक सवाल और, इस जैन जी के प्रोटेस्ट से आकाश आनंद ने जो भाषण दिया था जी, उसमें बात कही थी कि ये जो बहुजन समाज का जो जैन जी है, इसकी लड़ाई विरासत और गंभीर है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या शिक्षा से पहले भी आपकी आज भी लड़ाई है? मतलब आप तो देख रहे होंगे तमाम जनरेशन के बच्चों को, तो वो लड़ाई आपकी और डबल चैलेंज से कैसे हो रही है, इसको थोड़ा सा बताएंगे? आपने बड़ा सही प्रश्न किया है कि देखिए, आप जब संविधान से पहले जब हमारे पास संवैधानिक अधिकार नहीं थे, उस समय हमारी एजुकेशन क्या थी? कोई एजुकेशन नहीं थी। बाबा साहब के पास बहुत प्रेशर था, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें एजुकेशन शिक्षा का अधिकार दिया, हमें प्रॉपर्टी का अधिकार, जो हमारे अधिकार संवैधानिक हैं वो हमें मिले, उसके बाद ही हम लोग आगे समाज में, समाज की साथ में हम चल पाए। उसका सिर्फ कारण एक ही है, और वो है एजुकेशन, शिक्षा है वो। तो शिक्षा की वजह से आज हम यहाँ लोग आए हुए हैं। जैन जी भी चाहती है कि वो एजुकेट हों, अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें, तो बाबा साहब के इस अधिकार का यूज करके जैन जी आगे जाए तो ये बहुत अच्छी बात है हमें, क्योंकि एजुकेशन ही है जो हमें आगे तक लेके जा सकती है। यही है, शिक्षा के आधार पे हम लोग आगे आए। ठीक है। और हमारा समाज, हमारे का समाज ही, पूरा भारतीय समाज ही जो आगे आएगा वो सिर्फ थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आज भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात कहता हूँ, मायावती इस प्रदेश की, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और जहाँ पर जिस समाज की वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद भी आज तमाम ऐसे मामले हो रहे हैं। और इतना ही छोड़ दीजिए, लखनऊ में भी एक विधायिका के साथ हो गया, उससे पहले एक मामला हुआ। तो आज भी एक जाति को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ नाम नहीं याद आ रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिस तरह से कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ, मगर मुख्यमंत्री बनने के बाद एक समाज का एक राजा बन चुका है, एक राज्य का, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती। तो आज भी कहीं ना सोच है लोगों में इसको रोकने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें संघर्ष बढ़, देखिए ये जो जातिवादी मानसिकता है ना, ये सर उनकी है जो जातिवाद मानते हैं। इसे हम खत्म नहीं कर सकते, इसे वो लोग खत्म कर सकते हैं जो जातिवादी हैं, जिन्होंने जातिवादी व्यवस्था बनाई है, और वो व्यवस्था ऐसी बनाई है जो उनके फेवर की है, तो वो इसे क्यों खत्म करेंगे? और वो तो चाहेंगे कि हमारा अपमान जगह जगह बार बार हो, और वो हो ही रहा है। लेकिन ये अपमान कब खत्म होगा? आपका प्रश्न ये है, कब खत्म होगा? इसको खत्म करना है तो वो सत्ता है, और सत्ता के बिना ऐसे परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन जो भी होंगे वो सत्ता के बाद भी होंगे। इसलिए हमें यही तो संघर्ष है। हमारा संघर्ष क्या है? हमारा संघर्ष है मान सम्मान प्राप्त करना। मान सम्मान की तो लड़ाई है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको सत्ता प्राप्त करनी होगी। क्योंकि सत्ता के लिए बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता ही एक ऐसी चीज है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। शासन सत्ता वो मास्टर की है जिसे सारा खोला जा सकता है। और काशीराम साहब कहते हैं कि सत्ता गुरु किल्ली नहीं है कि कहीं चौराहे पे पड़ी मिल जाएगी। उसके लिए सतत संघर्ष करना होगा, कंटिन्यूअल आपको करना पड़ेगा ये संघर्ष। एक सीधा सवाल, कांशीराम को विकल्प समझते हुए या कांशीराम को बेहतर विकल्प समझते हुए जब चुना गया, तो क्यों चुना गया? और उसके बाद जब कई नेता है, मगर मायावती को बेहतर विकल्प चुना गया। आज आकाश है और कई तमाम ऐसे हैं जो युवाओं के नेता बनना चाह रहे हैं, कुछ एज के ऊपर हैं और आकाश उस एज में है। बेहतर विकल्प कौन क्यों बना? आपने कैसे पसंद किया और आज के युवाओं को कैसे पसंद किया? क्योंकि आप जेन ज़ी पे बात करें तो मैंने कहा पूरा जेन ज़ी पे बात कर लेते हैं।
देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आकाश आनंद को क्यों पसंद करें। पसंद नापसंद की बात ही नहीं है, बात है लीडरशिप की। हाँ, तो लीडरशिप क्यों बिल्कुल, अगर आकाश आनंद जी में लीडरशिप है तो यंग जनरेशन जो है, जिसे हम जैन जी करें, वो आकाश आनंद जी के साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये लीडरशिप की क्वालिटी है। और जैन जी की भी वो बात कर रहे हैं। और बहन जी ने जैन जी के लिए जो उत्तर प्रदेश में इतने सारे काम कर चुके हैं, उनको सिर्फ काम दिखाने की आवश्यकता है कि हमारे शासन में ये सब हुआ था। तो आकाश आनंद जी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार है। माफी और वो चाहेंगे, इसमें कार्य कर रहे हैं। मेरा सवाल बस इतना था जानने की कि आपने क्या पसंद किया 2 जनरेशन के बाद। अब आकाश आनंद आए हैं, तमाम ऐसे नेता आ रहे हैं, तो उन युवाओं को, उन जैनजी को क्या देखना चाहिए जिसके बाद वो बेहतर। क्योंकि जब कांशीराम ने पार्टी बनाई, संगठन बनाया, विचार रखे, तो एक बहुजन सामाजिक परिवर्तन शुरू हुआ, लोग एक साथ आए, उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सजा के रख दिया बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने। अब उसके बाद आप क्या देखते हैं कि आकाश को पसंद किया, जैसे आपने पसंद किया, तो युवा कैसे उस पारदर्शिता को देखे। हाँ, आकाश आनंद जी की जो लीडरशिप है उसको हमें बताना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। और आकाश आनंद जी में वो क्वालिटी है जो एक लीडर में होनी चाहिए। कैसी क्वालिटी? एजुकेशन है उनके पास में, एक अच्छी एजुकेशन है, एक अच्छी बैकग्राउंड जो बहन जी के सानिध्य में उनका लालन पालन हुआ है, और उस तरह की, क्योंकि उस माहौल में वो रहे हैं, राजनीतिक माहौल में रहे हैं, तो राजनीति का उन्हें अच्छा ज्ञान है। और उस पे वो संघर्ष भी वो जानते हैं। बहन जी का संघर्ष उन्होंने देखा है, काशीराम साहब के संघर्ष से वो परिचित हैं, हमारे बहुजनों के संघर्ष से वो परिचित हैं। तो काशीराम साहब के पास बहन जी को भी जैसे आए, काशीराम साहब लेकर आए बहन जी को, तो उन्होंने भी बहन जी में कुछ ना कुछ संघर्ष करने की जो क्षमता वो देखी और उनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। वही सेम आज बहन जी का आकाश आनंद जी में देख रही हैं कि वो संघर्ष कर सकते हैं। और जो नया चेहरा है ये यंगस्टर के लिए, यंगस्टर उन्हें पसंद करेगा, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, उनकी लीडरशिप अच्छी है, उनके गुरु अच्छे हैं, उनका समाज अच्छा है, वो सब इनको आकाश आनंद जी को पसंद करेंगे और वो इसमें खरा उतरेंगे। इस बात को मैं अब यहीं पे विदा लेंगे, मगर अंत में ये बता दें कि इनका कहना है कि जो विरासत है संघर्ष का, वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद का उसी संघर्ष से नाता रहा है। और जो कार्यशैली बसपा सुप्रीमो ने अपनी सरकार में या बहुजन समाज पार्टी में कार्य करते हुए देखा है, जाना है, समझा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उस विरासत पर भरोसा किया जा सकता है। तो एक विकल्प है। और कुछ भी बताना चाहते हैं? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, हमारा जो मैनिफेस्टो होता है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति है। तो उसमें हमने जो कार्य किए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी 4 साल में काम करे, मैं एक मिनट में वो आपको बताना चाहता हूँ। 5549 प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में बनाए बहन जी के शासनकाल में, 572 हाई स्कूल, 40 विकासखंड, 6 मंडल, 6 विश्वविद्यालय, 100 से अधिक ITI, 1,08,840 सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, 59,690 अध्यापक, 200 डिग्री कॉलेज, 200 इंटर कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 23 नए जिलों का निर्माण किया, जिला अधिकारी कार्यालय बनाए, सत्र न्यायालय बनाए, जिला विकास भवन बनाए, जिला अस्पताल बने, पुलिस लाइन, और 45 नई तहसीलों का निर्माण किया। ये बहन जी ने कितने ये विकास के कार्य हैं। आराम से ये बता दीजिए, 23 कितने बने? 23 क्या बने? नए जिले। और क्या 23 बने? देखो, जब नए जिले बनते हैं तो उसमें अधिकारियों के कार्यालय बनते हैं, वहाँ रोजगार मिलता है। नए सत्र न्यायालय बनते हैं, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। विकास भवन बनते हैं, वहाँ रोजगार मिलता है। जिला अस्पताल बनते हैं, वहाँ रोजगार मिलता है। पुलिस लाइन बनती है, वहाँ रोजगार मिलता है। जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त करे, उन शिक्षण संस्थान बनाए, वहाँ रोजगार मिलता है। तहसील बनाई, वहाँ रोजगार मिलता है। तहसील 45 तहसील बनाई। तो ये विकास कार्य जो हमारी 4 साल की सरकार ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जो किए हैं, इतने कोई कार्य अपने कार्यकाल में गिना दे तो बता देना। और हाईवे बनाना बहन जी ने जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाया है, भारत के अंदर मेरे ख्याल से ऐसा एक्सप्रेसवे कहीं है नहीं, आज तक नहीं बना। आज भी आप देख रहे हैं कितने हाईवे बनते पीछे हैं, पहले वो टूट जाते हैं। ग्रेटर नोएडा की वीडियो देखी है हमने, गड्ढे हो जाते हैं, रोडें बह जाती हैं। और ये अब आंख बंद करके आप गाड़ी चला के 100 की स्पीड से आगरा तक आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी भी हाईवे पे आप जो है इस तरह से ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ गड्ढा मिल जाए। तो इस तरह के हाईवे, और वो जो एंटी स्किड है,
हाईवे एंटी स्किड है, वो फिसलती नहीं गाड़ी वहाँ। दूसरे जो रोड है बनाए एंटी स्किड है, लेकिन वो शायद एंटी स्किड नहीं है, क्योंकि वहाँ इस तरह का ट्रीटमेंट मिला हो। मैं चाहता हूँ कोई जाए देखे, नीचे उतर के देखे सड़क पे एक बार जो वो उसमें ट्रीटमेंट है या नहीं। ट्रीटमेंट है एक्चुअल में उसका जो है। तो आप देखें बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट देखें आप, जो वहाँ कार रेस होती थी, हम भी एक बार वहाँ गए, देखा हमने वहाँ। ऐसा लगता है कि जैसे हम इंडिया में कहीं बाहर बैठे हों। ये वही एक्सप्रेसवे की बात हो रही है जिसको अनुपम खेर कह रहे थे कि ये भाजपा सरकार के बाद भाजपा सरकार ने बनाया है। तो आकाश आनंद इसको कोट करके कहते हैं कि लगता है आपने ध्यान से जाना नहीं दिया इसको बहन जी ने बनवाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिस हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, उसकी नींव बहन जी ने रखी है। जिस गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, उसकी नींव बहन जी ने रखी है। और वो रेसिंग ट्रैक का क्या हालत है? वो वहाँ अब रेस नहीं होती है। हाँ। जो ये फार्मूला 1 है, वहाँ 2 या 3 साल रेस हुई थी, उसके बाद ये बंद है। हमें नहीं पता कि वो क्यों बंद है। अब हो सकता है बहन जी की सरकार आ जाए 2027 में, तो हम फिर से रेस कार देख सकें। और इससे ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश को इतना रिवेन्यू बाहर से मिलता है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। इन्होंने आपको बता दिया, जेनजी इस बातों को ध्यान रखे। 5549 से लेकर जो प्राइमरी स्कूल से लेकर इन्होंने 45 तहसील तक बता डाली। तो जैन जी जो रोजगार ढूंढ रहा है वो बसपा ने काम किया है। अब डिपेंड करता है यही आइडियोलॉजी, यही सोच गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचाने की। तो ये प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, फिर गांव-गांव शहर-शहर में जानकारी देते हैं। तो ये एक तैयारी चली और बसपा क्यों बेहतर है उस जैन जी के लिए, इसका इन्होंने विकल्प बताया। बने रहे हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।